बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से आज का हमारा सेकंड लेक्चर फिजिक्स का स्टार्ट होना है। ठीक है जी। तो हमने पहले लेक्चर में मयरिंग क्वांटिटीज़ पढ़ ली थी, फिजिकल क्वांटिटीज़, बेस यूनिट और प्रीफिक्सेस वगैरह। आज हमने मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मीटर रूल है। आप अपने लैब में जाके इसको देख सकते हैं। 1 मीटर का ये एक रूलर होता है, जिस तरह से आपने छोटे फुटे देखे होंगे, जिसकी क्वांटिटी 1 फीट होती है। ठीक है। इसके ऊपर डिविजन्स लगी होती हैं, मार्क्स लगे होते हैं मिलीमीटर और सेंटीमीटर के। ठीक है। ये किस चीज़ को मेजर करता है? ये लेंथ को मेजर करता है। ठीक है। तो ये इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद मेजरिंग टेप आपने अक्सर देखी होगी, यूज़ होती हुई कमर्शियल लेवल पे। अगर कोई कारपेंटर वगैरह आपके घर में आए तो उसके पास एक स्टील टेप होती है, जिससे वो डिस्टेंस या लेंथ मेजर करता है। ठीक है। हाँ जी, जिससे हम यूजुअली मेजर करते हैं। तो ये इसकी मुख्तलिफ जो है कैपेसिटी होती है, 10 मीटर की, 20 मीटर की, 50 मीटर की स्टील की टेप होती है। ठीक है। जो रोल होके उस छोटी सी डिब्बी में पैक हुई होती है। ठीक है। तो इसके ऊपर भी सेंटीमीटर या मीटर या इंचेस या फीट जो है वो इनग्रेव होते हैं या मार्क्स लगे होते हैं उसके ऊपर। ये भी किस चीज़ को मेजर करती है? ये भी लेंथ को मेजर करती है। अब इससे बाद में हमारे पास मेन टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया वर्नियर कैलिपर का। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स हम देखेंगे। ठीक है। वर्नियर कैलिपर के 3 मेन पार्ट्स में आपको बताऊंगा। एक होता है जास। ठीक है। जो उसके जबड़े होते हैं, जिसमें जो ऑब्जेक्ट हमने मेजर करना है वो रखते हैं। ठीक है। दूसरा होता है वर्नियर स्केल, जो मूवेबल जार के साथ लगा होता है, जिसके ऊपर कुछ डिविजन्स लगी होती हैं, ऑलमोस्ट 10 डिविजन्स होती हैं। ठीक है। और तीसरा मेन पार्ट है मेन स्केल, जो फिक्स्ड होता है और उसके ऊपर भी डिविजन्स मार्क्ड होती हैं। ठीक है। अब ये तो हो गए इसके हिस्से। अब हमने क्या करना है? हमने जो भी ऑब्जेक्ट मेजर करना है, जैसे कि हो सकता है कोई वायर का डायमीटर मेजर करना हो, या कोई इस तरह की ब्रीक चीज जो हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर स्टील टेप से या मेजरिंग रूल से मेजर ना कर सके। ठीक है। उसको इसके अंदर रख के इसके जास को जेंटली क्लोज कर देना। ये वर्किंग अब हम देख रहे हैं इसकी। ठीक है। वर्किंग कैसे करता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिया, उसके जास में बंद कर दिया, जेंटली क्लोज कर दिया। अब हमने क्या करना है? मेन स्केल की रीडिंग नोट करनी है। मेन स्केल की रीडिंग नोट कर ली। उसके बाद हमने वर्नियर स्केल की कोई ऐसी लाइन देखनी है जो मेन स्केल की किसी डिवीजन के साथ बिल्कुल कंसाइड कर रही है, बिल्कुल सामने सामने है। ठीक है। उस रीडिंग को सपोज करें वो 6 आ जाए, वो 5 आ जाए, वो 7 आ जाए, उस रीडिंग को हमने मल्टीप्लाई कर देना इसके लीस्ट काउंट से, जो कि 0.01 होता है। ठीक है। उससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसको ऐड कर देना है मेन स्केल की रीडिंग में। ठीक है। तो ये हमारे पास उसकी रीडिंग आ जाएगी, उसकी लेंथ आ जाएगी, उसकी डायमीटर या जो भी हमने मेजर किया है वो चीज हमें मालूम हो जाएगी। ठीक है। तो इतना से इसका काम है। अब साथ ही मैं आपको स्क्रू गेज की वर्किंग और उसका थोड़ा सा नॉलेज देने लगा हूँ। स्क्रू गेज भी सेम काम करता है। इसके भी 3-4 हिस्से मेन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टड और स्पिंडल होता है, जिसमें हम चीज को रखते हैं, जैसे उसके जास थे, इसके स्टड और सिलेंडर कहलाता है। ठीक है। मेन स्केल होता है, उसके ऊपर इंडेक्स लाइन होती है और उसके ऊपर डिविजन्स मार्क होती हैं। ठीक है। फिर सर्कुलर स्केल आता है, जिस तरह उसमें मूवेबल स्केल वर्नियर था, इसमें मूवेबल स्केल का नाम सर्कुलर स्केल रख दिया गया है। थंबनेल होता है, जिसको हम घुमाते हैं और इसके स्पिंडल को बंद करते हैं। ठीक है। और रेचेट नॉब एंड में लगी होती है, जो बहुत कम फासला तय करवाती है और उस ऑब्जेक्ट को टाइटली या जेंटली क्लोज करती है। ये तो हो गए इसके पार्ट्स। ठीक है। अब इसकी वर्किंग सेम वैसी की वैसी है। सबसे पहले क्या करना है? मेन स्केल की रीडिंग नोट कर लेनी है। मेन स्केल की रीडिंग नोट कर ली, उसके बाद जो लाइन कंसाइड कर रही है उस डिवीजन को देख लेना है। सर्कुलर स्केल की उस डिवीजन को नोट कर लेना है। उस डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई करना है इसके लीस्ट काउंट से और ऐड कर देना है मेन स्केल की रीडिंग में। वही सेम प्रोसेस इस पे भी एप्लीकेबल है, इसलिए मैंने साथ ही इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी। जब ये काम हो गया तो आपके पास उस चीज का डायमीटर या लेंथ या जो भी आपने मेजर किया है वो फाइंड आउट हो गई है। अब
मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसमें फॉल्ट हो सकता है, एरर हो सकता है, ठीक है। उस एरर को हम जीरो एरर कहते हैं, ठीक है। अब वर्नियर स्केल की बात कर लेते हैं दोबारा से। वर्नियर स्केल का जीरो अगर मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे हो तो उसमें नेगेटिव एरर होता है, ठीक है। और अगर राइट साइड पे हो तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ यहाँ से। जीरो error is positive as vernier zero line is on the main of scale, ठीक है। अगर तो जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे होगा तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। इसी तरह अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट साइड पे होगा तो हम उसको नेगेटिव एरर कंसीडर करेंगे। और अब अगर कोई चीज़ कम है, पहले से ही कम रीडिंग आ रही है तो उसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा मतलब इक्वल होगी ना। तो अगर नेगेटिव एरर है तो हम उसमें जीरो करेक्शन ऐड करते हैं। नेगेटिव एरर में जीरो करेक्शन ऐड होती है और पॉजिटिव जीरो एरर में नेगेटिव करेक्शन होती है, उसमें हम जीरो करेक्शन को माइनस करते हैं, ठीक है जी। यही सेम काम हम स्क्रू गेज के साथ भी करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात जो रह गई बताने वाली वो थी लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऐसी लेंथ को कहते हैं जो उस इंस्ट्रूमेंट से कम मेजर की जा सकती हो। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो कम से कम क्वांटिटी मेजर की जाती है वो उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कहलाता है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का जो होता है वो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल आ जाता है। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 डिवीजन होती हैं यूजुअली, तो उसको हम करें तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आ जाता है, ठीक है जी। इसी तरह स्क्रू गेज की अगर बात करें तो उसकी डिवीजन्स होती हैं 100, तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 0.01 मिलीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। अब ये दो इम्पोर्टेंट बातें थी, दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे आपके, और ये दोनों चीज़ें, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स लेंथ मेजर करते हैं, छोटी लेंथ, छोटी छोटी चीज़ों की लेंथ मेजर करते हैं, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। लेंथ हमने मेजर कर ली काफ़ी इंस्ट्रूमेंट से, अब हम देखते हैं मैथ या वजन कैसे मेजर किया जाता है। तो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पे आ जाएं। सबसे पहले फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस आपने अक्सर देखा होगा, वो एक पलड़े में नॉन वेट रखते हैं और दूसरे पलड़े में अननोन वेट जिसको हमने मेजर करना हो वो रखते हैं, और जब वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इतना वेट इसका हो गया है, ठीक है जी। इसी तरह लीवर बैलेंस भी है, उसमें सिर्फ लीवर एक लगा होता है, फर्क सिर्फ इतना है उसमें लीवर लगा होता है और उसमें लीवर नहीं होता। और उसके बाद फिर थर्ड चीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। जब थोड़ी एडवांसमेंट आ गई फिजिक्स में तो उसने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मुतारफ़ करा दिया, और फिर उसमें हम सिर्फ एक चीज़ रखते हैं और वो इलेक्ट्रॉनिकली उसको मेजर करके हमें बता देता है कि इसका वज़न कितना है, ठीक है जी। अब ये हमने इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए जो कि मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, वज़न मेजर करते हैं। उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टॉप वॉच की, जो कि टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये 3 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, मतलब 7 ही बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन उसकी भी अगर बेसिक देखी जाए तो ये 3 बनती हैं जनरल, ठीक है जी। तो स्टॉप वॉच जो है वो टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसकी मुख्तलिफ कैपेसिटीज़ होती हैं, नैनो सेकेंड्स तक भी मेजर करने वाली आ जाती हैं, डिजिटल स्टॉप वॉच भी आ जाती हैं, और ये बेसिकली टाइम मेजर करती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मेजरिंग सिलेंडर। तो मेजरिंग सिलेंडर क्या करता है, ये वॉल्यूम मेजर करता है। ये क्या है, ये वॉल्यूम मेजर करता है। इसमें पानी डाला जाता है, लिक्विड यूजुअली कोई भी हो सकता है, पानी डाल देते हैं और फिर उसका वॉल्यूम नोट कर लेते हैं, फिर उसमें कोई इरेगुलर शेप डाल के उसका वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है। कैसे कि जब हम कोई इरेगुलर शेप इसमें डिप करेंगे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज्ड वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमारे पास
उस शेप का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी, हमने इसकी वर्किंग देख ली है। इसको पढ़ने के भी कुछ तरीके हैं। इसको स्ट्रेट लेवल पे रख के पढ़ा जाता है, ये आप फिगर्स में देख सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अच्छा, अहम हिंट से अब देख सकते हैं आपने कि हमने इस सारे चैप्टर में ज़्यादातर मेजरमेंट्स ली हैं। ठीक है, मेजरमेंट्स को स्टडी किया है। तो मेजरमेंट्स में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किस हद तक इम्पोर्टेंट है, वो हमने अब देखनी है। ठीक है जी, तो मैं कुछ रूल्स यहाँ पे पढ़ने लगा हूँ और जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाले डिजिट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है। तो सबसे पहले वो कहता है नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स यानी जीरो के अलावा जितने डिजिट्स हैं वो जहाँ कहीं पे भी होंगे वो ऑलवेज इम्पोर्टेंस रखते होंगे। ठीक है, zeros between two significant figures are also significant। दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ जाए या दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में अगर जीरो आ जाए तो वो भी इंपॉर्टेंस रखता है, वो भी सिग्निफिकेंट है। फाइनल और एंडिंग जीरो ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। जो राइट पे डेसिमल वाले जीरोस होते हैं, डेसिमल प्लेस में राइट वाले जीरोस होते हैं, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। zeros written on the left side of the decimal point for the purpose of spacing the decimal point are non-significant। ठीक है, जो zeros लेफ्ट साइड में होते हैं डेसिमल प्लेस में वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। whole numbers that end in one or more zeros without a decimal point, the zeros may or may not be significant। इसकी आप एग्जांपल्स करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि जब होल नंबर्स होते हैं और होल नंबर्स में जीरोस आ जाएं तो हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो और हो सकता है वो इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल्स करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये 5 पॉइंट्स थे जिनको जहन में रख के आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को देख सकते हैं। इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब आपका कोई